एपिस्टेक्सिस एक मेडिकल टर्म है, नोज ब्लीड को बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। चूंकि नाक के अंदर जो टिश्यूज होते हैं या इसके अंदर जो मिकोजा होता है, बिल्कुल आप नोट करेंगे जो नाक के अंदर का एक सेप्टम होता है जो एक नॉस्ट्रल को दूसरे नॉस्ट्रल से सेपरेट करता है, तो उसके अंदर कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ वेसल्स होते हैं। जो ब्लड सप्लाई इसमें बिल्कुल सुपरफिशियल होती है। आप एक डायग्राम में देखोगे कि इसको हम कैसलबैक्स प्लेक्सस बोलते हैं। यहाँ कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ वेसल्स होती हैं। मैं इसका एनाटॉमी की तरफ जाने की कोशिश नहीं करूँगा, टॉपिक लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मैं एपिस्टेक्सिस का पैथोफिजियोलॉजी या मैकेनिज्म बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो नाक के अंदर जो ये टाइनी वेसल्स होती हैं, जब भी कहीं इसमें ठंडी हवा या गर्म हवा लगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि लोग नाक को कहीं रगड़ना करते हैं, बच्चे लोग खासकर, या नाक के अंदर प्रिकिंग जो कर लेते हैं, तो अचानक वहाँ से अंदर ये बिल्कुल सुपरफिशियल लाइनिंग होती है, वहाँ से अचानक किसी टाइम भी ये ब्लीड हो जाते हैं और नक्सीर आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ये जो नक्सीर होती है कभी एक ही नाक से आ सकती है, कभी कभार दोनों नॉस्ट्रल से हो सकती है। क्योंकि ये जो ड्राई एयर या वहाँ पे नाक में जल जाती है या ब्लड वेसल्स को इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, तो कभी गर्म ठंडा एनवायरनमेंट जब होगा तो ये वेसल्स में क्या होता है, इजीली इंजर हो जाते हैं या ब्रेक हो जाती हैं, तो वहाँ पे नोज ब्लीड हो सकती है। क्योंकि नोज ब्लीड तकरीबन ज़्यादा बादरसम वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें डरने की बात नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग खून को देख के डर जाते हैं। उसको हीमोफोबिया बोलते हैं कि ब्लड फोबिया, ब्लड को देख के डर जाते हैं। उनका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन फास्ट हो जाता है, हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, एवं चक्कर आके गिर भी सकते हैं। तो हीमोफोबिया जो है या एपिस्टेक्सिस, मान लीजिए रात को बच्चा सोता है या कोई भी एल्डरली आदमी रात को सोया होता है, सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं तकिए पर उनका ब्लड जमा होता है, तो पहले तो वो डर जाते हैं खून देख के। कभी कभी ब्लीडिंग एक नॉस्ट्रल से होती है, कभी दोनों नॉस्ट्रल से होती है, माइल्ड मॉडरेट ब्लीडिंग भी हो सकती है। कितना कॉमन है एपिस्टेक्सिस? एपिस्टेक्सिस कॉमन है 60% लोगों में। नोज ब्लीड जो होती है लाइफ टाइम में तकरीबन आपने नोट किया होगा, मगर इनमें जो 10% होते हैं ना, तो उनको तकरीबन मेडिकल अटेंशन की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो समटाइम्स कभी कभार नोज ब्लीड हो जाती है, लेकिन वो इतना बादरसम नहीं होती है। कभी कभार एक आदमी को एपिस्टेक्सिस लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकती है, और ट्रामा से तो या आयाट्रोजेनिक तो नहीं है, लेकिन ट्रामा से ब्लीड हो सकती है। नोजल ब्लो कहीं लग गया, गिर में टक्कर लग जाती है कभी, या दीवार के साथ लग गया, तो या इंजरी ट्रामा वगैरह एपिस्टेक्सिस हो जाती है। खासकर जो एपिस्टेक्सिस है बच्चों में तकरीबन 2 से 10 साल की उम्र में ज़्यादा होती है। आप देखें स्कूल गोइंग में अचानक बच्चा बैठा है स्कूल में, तो ही विल स्टार्ट विद नेजल ब्लीड, यानी कि एपिस्टेक्सिस हो सकती है। खासकर ये उस टाइम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं टॉपिक को छेड़ा हूँ ताकि एक नॉलेज बढ़ेगी। जो ड्राई एयर है या कोल्ड्स है, एलर्जीज हैं, या खासकर बच्चों का क्या होता है, वो अक्सर अपनी उंगली नाक में डालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भी इरिटेशन होती है, नाक में उंगली डालने की कोशिश करते हैं, या कभी पेंसिल तक भी डाल देते हैं, तो उनको ज़्यादा ब्लीड होने के चांसेस होते हैं। जो एल्डरली लोग हैं तकरीबन 45 से 80 साल की उम्र में, उनको जो ब्लड क्लॉट होने में अक्सर तकरीबन टाइम लगता है, अक्सर उनको भी ब्लीडिंग हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जो आर्टरीज हैं जो नाक के अंदर, जो मैंने कैसलबैक्स प्लेक्सस के बारे में बोला, उनकी आर्टरीज की जो फ्राइबल जैसी हो जाती हैं, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, या एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। या कभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है, हीमोफीलिया वगैरह, या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट कम होने की वजह से एपिस्टेक्सिस होती है। प्लेटलेट कम होने की वजह से भी एपिस्टेक्सिस होती है। खासकर प्रेगनेंसी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं, और जिनमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वेसल्स के ऊपर और म्यूकोजल के लाइनिंग के ऊपर, तो एपिस्टेक्सिस जो प्रेगनेंसी में तकरीबन ज़्यादा कॉमन है। कुछ लोग कुछ दवाइयाँ खा रहे होते हैं ब्लड थिनिंग के लिए, एस्पिरिन वगैरह या वारफ्रिन, एंटीकोगुलेंट्स वगैरह, तो उनको कभी कभी वो एस्पिरिन बंद करनी पड़ती है, क्योंकि उनको एपिस्टेक्सिस हो
गया होता है, तो वही एक रीज़न बनती है जिसकी वजह से एस्पिरिन या वारफिन स्टॉप करनी पड़ती है, या उसके अलावा बाकी म्यूकोजल ब्लीड वगैरह भी हो सकती है। कुछ वान विली ब्रांड डिजीज़ में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। नोज़ ब्लीड के दो टाइप्स होते हैं, यानी कि हाँ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मालूम होता है कि ये जो एक एंटीरियर नोजल ब्लीड होती है, जो एंटीरियर नोज ब्लीड होती है, ये नाक के फ्रंट एरिया में होती है, यानी कि जो मैंने आपको बताया सेप्टम, वहाँ कैपिलरीज होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो फ्राइबल हो जाती हैं, कभी कभी ब्रेक होके ब्लीड कर देती हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन काज है एपिस्टेक्सिस की, एंटीरियर नेजल ब्लीड। एंटीरियर नोज ब्लीड्स जो होती हैं बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है, और ये जो नोज ब्लीड होती है आप घरों में भी इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रेयरली हो सकती है, इक्का दुक्का हो सकती है, वो इतना डेंजरस भी नहीं होती है। लेकिन जो पोस्टीरियर नोज ब्लीड होती है, जो बैक साइड पे होती है, इसमें क्या होता है कि लार्ज ब्लड वेसल में कहीं बैक में प्रेशर होता जाता है ज़्यादा, और ये कहीं अंदर हलक में इसका ब्लीडिंग चला जा सकता है। खासकर ये हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जो है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जब कहीं होता है, तो पोस्टीरियर नेजल ब्लीड तकरीबन हो सकती है। उस टाइम इसकी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली ऐसे इंसान को तकरीबन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, या ENT स्पेशलिस्ट के पास लेना पड़ता है, या एवन क्या काज है उस नोज ब्लीड की वो देखा जाता है। अचानक पीछे से नाक से ब्लीडिंग जब हो जाती है, तो एक शख्स को वो एस्पिरेट कर लेता है या उसके हालक में ले लेता है और अंदर स्टमक पे चला जाता है, तो अचानक वो नोट करता है वाकई अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो पोस्टीरियर नेजल ब्लीड जो होती है वो अपेरेंटली या सामने नज़र नहीं आएगी। फॉर्चुनेटली है कि मोस्ट ऑफ द जो एपिस्टेक्सिस है वो ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। नोज़ ब्लीड है तकरीबन ड्राई एयर से होती है। हॉट या गर्म हवा लगना, या लो ह्यूमिडिटी क्लाइमेट्स में जब हो जाती है, या अंदर गर्मियों में या अंदर सर्दियों में जो एनवायरनमेंट को ज़्यादा हीटेड इंडोर या हीटेड इंडोर एयर काजेस ड्राई एयर। कुछ नोज ब्लीड के और कारण जैसे हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है साइनसाइटिस से, रिपीटेड स्नीजिंग से, छींके आना या खांसी से, या ज़ोर से नोज ब्लो करने से, एलर्जीज खासकर, या नॉन एलर्जिक राइनाइड्स है, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नेजल लाइनिंग जब हो जाती है, तो जैसे मैंने बता दिया ब्लड थिनिंग जो मेडिकेशंस हैं। रिक्रिएशनल ड्रग्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। जो केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, जब गर्दा गबार या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स वगैरह, उनसे भी ये हो सकता है। हाई अल्टीट्यूड पे वहाँ पे भी ऑक्सीजन कम होने की वजह से जितना ड्राई एनवायरनमेंट होगा इतना चांसेस है वहाँ पे एपिस्टेक्सिस होने के। डिवेटेड नेजल सेप्टम से क्या होता है, जब एबनॉर्मल शेप हो जाती है तो नेजल म्यूकोजा के, तो उसमें क्या एक तरफ से अगर डिवेट हुआ होता है ज़्यादा, तो ऑब्स्ट्रक्शन तकरीबन नेजल पैसेज को जब होती है, वहाँ पे ज़रा भी इरिटेशन होगी तो वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। नेजल स्प्रे जो करते हैं अक्सर तौर पर, तो उनमें कभी स्टफ़ी या रनी नोज होता है। इसके अलावा नेजल ट्यूमर्स वो तो रेयर काजेज हैं, नेजल पॉलिप्स वगैरह होती है। ITP जैसे मैंने बताया प्लेटलेट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से होती है। पहले तो सिंपल घर में जो फर्स्ट एड वगैरह करना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि नेजल ब्लीड अगर हो गया, एपिस्टेक्सिस हो गया, तो सबसे पहले आप नाक को आप ऐसा प्रेस करेंगे इन दो फिंगर से, तो ये जो फ्रंट एरिया होता है ये सॉफ्ट एरिया होता है। बैक बोन्स पे प्रेस करने की जरूरत नहीं है, फ्रंट एरिया को तकरीबन प्रेस करके रखना है। बच्चे को या एल्डरली को आप थोड़ा लीन फॉरवर्ड करके रखोगे। अब अगर बैकवर्ड करके रखेंगे तो आपका ब्लीडिंग जो होगी पीछे से जाएगा, लंग्स में जा सकता है। इसलिए लीन फॉरवर्ड करके आपका जो ब्लीडिंग होगा वो स्टॉप करना है 10-15 मिनट के लिए, और बच्चे को बोलना है नाक से नहीं, मुंह से सांस लेना, एंड एजुकेट करना है कि मुंह से सांस ली जाए। हाँ, लाइंग डाउन में नहीं रखना है, डोंट ले फ्लैट, ऐसे बैक फ्लैट में नहीं रहना, फ्रंट पे रहना है, ताकि और प्रेस करके रखना है, मुंह से ब्रीथिंग करने की कोशिश करनी है। और टिश्यू पेपर या कुछ रुमाल वगैरह आपको जो वॉश क्लॉथ होता है, तो उसको ब्लड को लेना चाहिए, उसके बाद आप प्रेस करके रखेंगे। अगर एपिस्टेक्सिस कंट्रोल हो गया तो ठीक, अगर नहीं होता है तो आप अपने लोकल हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे आपको लोकल
कार्टराइजेशन भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे बिल्कुल अगर टिश्यू फ्राइबल हुआ है, या नेज़ल प्रिकिंग वगैरह जब बच्चा करता है तो वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट वगैरह यूज़ किया जाता है, या कभी कभी आजकल इलेक्ट्रिक कॉटरी वहाँ पे कर ली जाती है, जाके वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है उसको सील की जाती है। और बच्चों को ये बहुत बताया जाता है, अक्सर बच्चों के जो नाखून है वो देखना चाहिए, वो तकरीबन उनके ट्रिमिंग करते रहना चाहिए ताकि बच्चा कहीं गलती से, अक्सर तौर पे जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिस्टैक्सिस इज नेज़ल प्रिकिंग, तो वहाँ पे कहीं उंगली डाल देना तो उससे प्रॉब्लम आती है। तो कभी कभी नेज़ल पैक भी करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंटीरियर नेज़ल पैकिंग या पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। जो नेज़ल पैक तकरीबन 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद वो रिमूव किया जाता है, उसमें लुब्रिकेट चीज़ें डाली जाती हैं, ट्रांसैक्समिक एसिड कहीं स्प्रे किया जाता है, उनसे भी लोकल फिब्रिन क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लीडिंग नहीं होती है। ये मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा नेज़ल प्लग जैसा। कहीं कहीं लोगों को, बच्चों को बार बार ये ब्लीडिंग अगर हो जाती है, खासकर हेमोफिलिक पेशेंट्स को या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनको हो गया, वो नेज़ल प्लग लगा के रखा ताकि वहाँ पे जब तक वो हॉस्पिटलाइज में ये रॉ एरिया को कॉटराइज नहीं करते हैं तब तक ये प्लग लगा के रखते हैं। चूँकि बच्चा अपने हाथ से ये इसको प्लग नहीं कर सकता, तो अगर नेज़ल प्लग अवेलेबल होंगे तो तकरीबन वो हेल्प हो सकते हैं। क्योंकि ये जो एपिस्टैक्सिस है तकरीबन ब्लीडिंग टाइम या क्लॉटिंग टाइम का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ये स्टॉप हो सकती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नेज़ल प्रिकिंग बच्चों में ख्याल रखना चाहिए। और कभी कभी विंटर में, खासकर अगर ये गर्म हवा या ठंडी हवा लगने से अगर एपिस्टैक्सिस होगी, अर्ली मॉर्निंग अगर आप अपने देखोगे बेड पे कहीं ऐसा ब्लीड हुआ होगा, तो घबराने की बात नहीं है। ये एक डेंजरस सिचुएशन नहीं है, ब्लीडिंग से खतरा नहीं हो सकता है। तो कभी एक नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, कभी दोनों से हो सकती है। तो अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो डॉक्टर्स होगा, ट्रीटिंग डॉक्टर, वो एवेलुएट करेगा काज ऑफ एपिस्टैक्सिस क्या है। जब काज ऑफ एपिस्टैक्सिस अंडरस्टैंड हो जाएगी तो मैनेजमेंट बहुत ईजी होता है। ये एपिस्टैक्सिस कोई भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिंपल तरीके से मैनेज कर सकता है। तो नेज़ल ब्लीड या एपिस्टैक्सिस इज़ नॉट सो डेंजरस, बट इग्नोर भी नहीं करना है, एवेलुएट करना है। कभी कभी विटामिन सी डिफिशिएंसी वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हैं, या प्लेटलेट डिसऑर्डर्स की वजह से भी एपिस्टैक्सिस होती हैं, तो वो एवेलुएट करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये सब मैंने एपिस्टैक्सिस के बारे में बोलने की कोशिश की। होप आपने जो फर्स्ट एड का प्रोसीजर है वो अंडरस्टैंड किया होगा। हीमोफोबिया या खून को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को, एक दूसरे को हम फर्स्ट एड या हेल्प दे सकते हैं। कहीं स्कूल में बच्चों को अगर ऐसा एपिस्टैक्सिस वगैरह हो जाए तो टीचर को घबराना नहीं चाहिए और बच्चों को भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता ट्रामा, ट्रिवियल इंजरीज वगैरह उनसे बचने की कोशिश करनी है। वो ट्रामा से जो ब्लीडिंग होती है उसका सिनेरियो या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। इट वाज ऑल अबाउट एपिस्टैक्सिस।